हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वित्त के स्रोत का नया टॉपिक है ऋण पत्र। उसके बारे में बताऊंगी। ऋण पत्र दीर्घ अवधि यानी लंबे समय के लिए अगर हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो एक कंपनी के लिए ऋण पत्र एक महत्वपूर्ण विलेख होता है ना। और देखो, आपको पहले मैंने बताया था स्वामीगत पूंजी और ऋणगत पूंजी दो होती है। स्वामीगत पूंजी में तो आता है समतांश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये कहलाती है ऋण पत्र जो है ऋणगत पूंजी कहलाती है। ठीक है, एक कंपनी ऋण पत्र जारी करके कोष जुटा सकती है जिन पर स्थिर दर से ब्याज दिया जाता है, यानी निश्चित दर से इसमें ब्याज दिया जाता है। कंपनी द्वारा ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए एक निश्चित राशि के ऋण की स्वीकृति होती है जिसको भविष्य में भुगतान करने का वचन जो है कंपनी देती है। यानी कहने का मतलब है कंपनी ऋण पत्र जारी करके पैसा प्राप्त कर लेती है और भविष्य में उसका भुगतान करने का वचन देती है ना। ऋण पत्रधारी इसलिए कंपनी के लेनदार होते हैं। कंपनी के लेनदार कहलाएंगे ऋण पत्रधारी, जिन्होंने ऋण पत्र खरीदे। ऋण पत्र धारकों को एक निश्चित ब्याज की राशि एक निश्चित अंतराल, जैसे 6 महीने के अंदर या 1 वर्ष के अंदर उसका भुगतान किया जाता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्रों का सार्वजनिक निगमन के लिए क्रिसिल है ना, एक एजेंसी होती है, साख एजेंसी। वो जो है साख का निर्धारण करती है एक तरह से, है ना, कि रेटिंग निर्धारित करती है कंपनियों के बारे में। तो उसमें रेटिंग निर्धारित करने में क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें वो देखती है, किन किन पक्षों को ध्यान में रखती है, जैसे कंपनी के विकास का लेखा जोखा है, उसकी लाभप्रदता है, ऋण चुकाने की क्षमता है, साख एवं ऋण देने में निहित जोखिम है। इस प्रकार की जो तथ्य है वो ध्यान में रखे जाते हैं। और ये क्रिसिल जो कंपनियां होती है ना, जो साख निर्धारण का काम करती है, रेटिंग का निर्धारण करती है कंपनियों के, तो इसमें इन बिंदु को ध्यान में रखकर रेटिंग दे दी जाती है। जिससे क्या होता है, जो ऋण पत्रधारी है ना, उनको ऋण पत्र खरीदने में क्या होती है, आसानी होती है। उस कंपनी के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कंपनी की साख कैसी है, इनको कंपनी को पैसा इन्वेस्ट किया जाए ऋण पत्र में या नहीं किया जाए, उसके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र निगमित कर सकती है। और शून्य ब्याज ऋण पत्र है ना, जिन पर कोई ब्याज नहीं लगता है, अभी हाल के वर्षों में ये काफ़ी प्रचलित हुए हैं। ऋण पत्र के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही निवेशक की आय होती है। यानी कहने का मतलब है शून्य ब्याज ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में जो अंतर होता है ना, वो ही इनकम है ना, वो ही आय है निवेशक की। जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य 1 लाख रुपए है ना, और उसका क्रय मूल्य है मान लीजिए 90,000, तो 10,000 रुपये क्या हो गया, दोनों का खरीदने की वैल्यू तो 10,000 90,000 है, और 1 लाख का अंकित मूल्य है, तो 10,000 रुपये वो इनकम ही है ना, उसे ब्याज नहीं जाता, इसलिए इसको कहते हैं शून्य ब्याज ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है, अब ऋण पत्र के लाभ देखिए। सबसे पहला है कम जोखिम और स्थिर आय के लिए निवेशकों की पहली पसंद है, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम रहती है और इनकम क्या रहती है, स्थिर रहती है, यानी ब्याज का भुगतान आपको निश्चित रहता है। दूसरा है ऋण पत्र स्थिर प्रभाव कोष होते हैं, ये कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते हैं। काम में लाभ में इसकी कोई मतलब नहीं होती है, केवल इनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ऋण पत्रों का निगमन उसी स्थिति में उपयुक्त रहता है जब बिक्री और आय क्या हो, स्थिर हो, यानी कि आपकी सेल चल रही है, सेल बिक्री चल रही है और आय भी स्थिर है, यानी कहने का मतलब स्थिरता होनी जरूरी है ना इनकम के अंदर, तभी आप ऋण पत्रों का निगमन करते हैं तो फायदा रहता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों के साथ मताधिकार नहीं होता, इसलिए इनके माध्यम से वित्तीय के समतांशधारियों के प्रबंध पर कोई नियंत्रण कम नहीं रहते हैं। यानी कहने का मतलब है इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। जब मत देने का अधिकार नहीं होता है तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके नियंत्रण में कोई कमी नहीं आती है, कोई इंटरफेयर नहीं होता है। पूर्वाधिकार अंशों अथवा समतांश पूंजी की तुलना में ऋण पत्रों के माध्यम से वित्तीय कम खर्चीला होता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि ऋण पत्र जारी करने में खर्चा कम लगता है, जबकि समतांश और पूर्वाधिकार अंश में ज़्यादा लगता है। क्योंकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वे कर निर्धारण के लिए आय में से घटाया जाता है। जो टैक्स लगता है ना, उसमें पहले ऋण पत्रों का ब्याज घटा दिया जाता है, तो क्या है, हमारा टैक्स भी क्या होता है, कंपनी का कम लगता है ना। तो ये थे इसके लाभ। नेक्स्ट है सीमाएँ। पहला है ऋण पत्र चूँकि स्थिर भार विलेख होते हैं, इसलिए इनका कंपनी की आय पर स्थायी भार बना रहता है। जब कंपनी की आय घटती बढ़ती रहती है तो जोखिम अधिक होती है। कहने का मतलब है कि स्थिर भार रहता है, यानी कि ब्याज चुकाना है तो चुकाना है, इसमें कोई आपकी इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को लाभ हो या हानि हो, ऋण पत्रधारी को ब्याज आपको देना ही पड़ेगा।
तो स्थायी भार रहता है। दूसरा है, यदि ऋण पत्र शोध्य है तो वित्तीय कठिनाई की अवधि के समय भी कंपनी को निर्धारित तिथि तक उसके भुगतान के लिए प्रावधान करना पड़ता है। यानी शोध्य का मतलब होता है जिसका निश्चित अवधि में भुगतान किया जाता है। अगर ऋण पत्र का भुगतान आपको निश्चित अवधि के बाद करना है तो उस समय अगर आपकी वित्तीय स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो भी आपको इन पत्रों का भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा, प्रत्येक कंपनी को निश्चित ऋण लेने की क्षमता होती है। ऋण पत्रों के निगमन से कंपनी की और आगे की ऋण लेने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब है कंपनी को जो लोन लेने की क्षमता होती है ना वो निश्चित होती है। अगर आपने ज़्यादा ऋण पत्र जारी कर दिए तो फिर बाद में आप अन्य कोई ऋण लेना चाहे तो वो फिर आप नहीं ले पाएंगे, कम ले पाएंगे, आपकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो इसकी सीमाएँ थी। अब मैं आपको ऋण पत्रों के प्रकार बता रही हूँ। ऋण पत्रों के प्रकार, पहला है सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों को बंधक रखकर उन पर ऋण भार डालते हैं। यानी कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं उसको बंधक यानी गिरवी रखकर सुरक्षित ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। उन्हें हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यानी कि संपत्ति को गिरवी रख के अगर ऋण पत्र जारी किया जाता है तो सुरक्षित ऋण पत्र कहेंगे। दूसरा है असुरक्षित ऋण पत्र, जो कंपनी की परिसंपत्तियों पर न तो कोई ऋण का भार होता है न ही प्रतिभूति, यानी कोई भी गारंटी या प्रतिभूति या भार कुछ भी नहीं हो ऋण पत्र के, ऐसे ऋण पत्र असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है पंजीकृत एवं वाहक ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र वे होते हैं जिनका कंपनी के रजिस्ट्रार में लेखा जोखा होता है और इन्हें केवल नियमित हस्तांतरण विलेख द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब है पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं जिसके कंपनी के रजिस्ट्रार में जो है लेखा जोखा यानी कि एंट्री होती है ना उसमें, और अगर इसका हमें हस्तांतरण करना है तो नियम के द्वारा निश्चित विलेख या प्रपत्र के द्वारा ही हम इसका हस्तांतरण कर सकते हैं। इसके विपरीत जिन ऋण पत्रों का सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरण हो सकता है उसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं। यानी जिसको केवल मात्र सौंपने से ही, यानी कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं। तीसरा है परिवर्तनीय एवं गैर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें निश्चित समय के बाद हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, समता अंशों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र। दूसरी ओर अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय। जिन ऋण पत्रों का भुगतान दूसरे ऋण पत्रों से पहले होता है उसे प्रथम ऋण पत्र कहते हैं, और द्वितीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्र के भुगतान करने के पश्चात किया जाता है, उसे द्वितीय ऋण पत्र कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 मुख्य प्रकार हैं ऋण पत्रों के, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये ऋण पत्र का टॉपिक जो है आपके समाप्त हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आएगा वाणिज्यिक बैंक का, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।